मैं एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। हम 3 बहाने थे। भाई कोई नहीं था। पापा एक कंपनी में काम करते थे, जिससे घर का खर्चा चला था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। हम 2 बहाने बच्चे थे। मैं दूसरे नंबर की थी और मेरे ही शादी का नंबर था। 12वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि आगे की पढ़ाई जारी रखती। जब देवराज के घरवाले मुझे देखने आए, तो मुझे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। और यह वजह थी मेरी सुंदरता। मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता की वजह से देवराज के घरवालों ने मुझे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि देवराज पढ़े लिखे और बहुत ही अमीर घराने से थे। हमारे घर में परंपरा थी, या फिर यह कहना चाहिए पुराने रीति रिवाज थे, कि शादी से पहले लड़की को नहीं देख सकती थी। मेरे घर वालों का मानना था कि ऐसा करना शुभ होता है। मैंने भी देवराज को नहीं देखा था। मैंने अपनी बड़ी बहन से पूछा था, दीदी बताओ ना, देवराज देखने में कैसे लगता है? तो दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दी ही शादी होने वाली है, तुम खुद ही देख लेना। दीदी की बटन से लगा था कि देवराज भी मेरे ही जोड़ के होंगे, हैंडसम होंगे। लेकिन शादी के बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं सुहाग की स्टेज पर बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल में हजारों सपना सजा आने वाले कल के बड़े में सोच रही थी। सुहाग की पहले रात को लेकर, चाहे लड़का हो या लड़की, हजारों सपना सजा के रखते हैं। मेरे भी कुछ सपना थे। सोचा था मेरा पति आएगा, मुझे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, मुझे मुंह दिखाई में गिफ्ट देगा। लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जब देवराज कमरे में आए, तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाने की बजाय बहुत ही रूडली कहा था, बेड सोतरों और जाकर कपड़े बादल कर सो। जो मैं हक्का बकासी रह गई थी। पहले रात की दुल्हन से यह बात करने का कौन सा तरीका था? ना मेरा घूंघट उठाया, न मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया। मैं यूं ही बैठकर बैठी रही। देवराज ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से नीचे उतार दिया और गुस्से से बोले, तो मैं सुने नहीं देता। मैंने कहा, है कपड़े बादल कर सो जो। मेरी आंखों में आंसू ए गए। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई और अपनी शादी का जोड़ा बादल कर हल्के कपड़े पहनकर बाहर ए गई। बाहर आई तो देवराज को देखते ही दिल में दर्द की लहर दौड़ गई थी। देवराज तो मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। पता नहीं मेरे आपने देवराज में क्या देखा। शायद मेरे माँ बाप ने गरीबी से तांगा कर और दहेज से बचाने के लिए देवरा से मेरी शादी कर दी। देवराज सांवले रंग, मामूली शक्ल सूरत और उम्र में मुझे कम से कम 15-16 साल बड़े थे। देवराज के चेहरे पर शादी की कोई भी खुशी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके कहे हुए शब्द मेरे दिल पर तीर चला रहे थे। मुझे अपनी ससुराल में किसी से भी कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ अपने माँ आप से था। अगर वह मेरी मर्जी को अहमियत नहीं देना चाहते थे, तो कोई बात नहीं, मगर जो रिश्ता उन्होंने अपनी मर्जी से किया था, कम से कम वो रिश्ता तो मेरे बराबर का देख लेते। देवराज के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचता। उसके तो बोलने के अंदाज में भी नफरत भारी हुई थी। देवराज ने मुझे चुन तो दूर, मुझे ढंग से बात भी नहीं की और करवट बदलकर सो गए। मैं भी अपने टूटे अरमानों को दिल में समेटकर कब सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, तो मेरी आंख खली। मैंने दरवाजा खोल तो मेरी सास सामने खड़ी थी। बोली, सिया, आज मुंह दिखाई की रस्म है। जल्दी से तैयार हो गई थी और 1-2 रस्म के बाद ही मुझे कमरे में बिठा दिया गया। हमारे दिल आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे सांसों मेरी मुंह दिखाई का जोड़ा ली कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सांस देखने में बहुत ही भाले औरत मालूम होती थी, जैसे बहुत ही प्यार करने वाली हूं। मैंने उसे ड्रेस ली और तैयार हो गई। मैं तैयार हो रही थी कि मेरेस ने आकर कहा, थोड़ा जल्दी करो मेहमान, बस आने वाले ही होंगे। मुंह दिखाई की रस्म एक बड़े से मैरिज हॉल में की गई थी। बहुत ही अच्छा इंतजाम था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, मगर इन चीजों का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मेरा दिल कहानी भी नहीं गिर रहा था। मैं भी सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी मेरी नजर एक हैंडसम से चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे भगवान ने उसे अपने हाथों से बड़ी फुर्सत से बनाया हो। लेकिन उससे चेहरे पर मुझे बड़ी उदासी दिखाई दी। मैं बहुत डर तक उसे चेहरे को देखते रही। थोड़ी डर में सारे मेहमान ए चुके थे। अभी मुंह दिखाई की रस्म शुरू नहीं हुई थी कि मेरी सस मेरे पास आकर बैठ गई
और मुझे सबके बड़े में बताने लगी। क्योंकि शादी की रात तो हम डर से घर पहुंचे थे, तो इतना वक्त नहीं था कि मैं अपने ससुराल में किसी से मुलाकात कर पाती। फिर मेरी सांस में मुझे इस लड़के से मिलवाया जो मेरे सामने बैठा हुआ था और जिसके चेहरे से मेरी नजर नहीं है रही थी। मेरी इसने बताया कि यह मेरा छोटा बेटा है, इसका नाम कार्तिक है। जब मेरे सांस में कार्तिक से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया तो कार्तिक ने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, बस नजर नीचे की बैठा रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कैसा देवरा है। आजकल तो देवरा अपनी भाभी से इतना मजाक करते हैं, लेकिन मेरा देवरा तो इतना शर्मीला है कि नजरें भी नहीं उठा रहा। इस पाल मुझे देवराज की याद हुआ। आई कितना अंतर था। दोनों भाइयों में एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हुए, दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। देवराज को बोलने की भी तमीज नहीं थी, वहीं कार्तिक के चेहरे से ही शालीनता टपकती थी। मेरे दिल में फिर से दर्द की टीस होती थी। अगर मेरे पति का रवैया मेरे साथ अच्छा होता तो मैं उसकी उम्र और उसकी शक्ल सूरत को इग्नोर करके उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी बता देती, लेकिन वह तो मुझे ढंग से बात भी नहीं करता था। शायद देवराज की और मेरी सोच इसलिए भी नहीं मिलती थी क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में बहुत फर्क था। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हुई और हम घर वापस आ गए। मैं बहुत ज्यादा तक गई थी, इसलिए जल्दी से कपड़े बदलें और एक बहुत ही सुंदर सा सूट पहन लिया। मैं नई नवली दुल्हन थी। इन दोनों में तो सभी लड़कियों को सजना संवारने का बहुत शौक होता है। देवराज जब कमरे में आए और जैसे ही मुझ में पर नजर पड़ी, मैं तो समझ रही थी कि देवराज यही कहेंगे कि बहुत सुंदर ग रही हो, मगर मुझे देखते ही गुस्से से बोले, यह क्या पहन रखा है तुमने? अभी चेंज करो। चमक दमक वाले कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सूट मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। देवराज के खाने पर मैंने वो सूट उतार दिया। आंखों में आंसू लेकर कब सो गई पता ही नहीं चला। मेरी शादी को 1 महीना गुजर चुका था। मैंने किचन का सर कम संभल लिया था। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे देवरा कार्तिक की तो बात ही अलग थी। पता नहीं क्यों उसे देखते ही बेसन से ही देखते रहने का मान करता। कभी कभी तो जी चाहता कि रिश्तों की साड़ी जंजीर टूट जाए और वो मेरा हो जाए, और कभी कभी अपने ख्याल पर ही मुझे हंसी ए जाती और फिर से अपने केमोन पर ग जाती। मेरी किस्मत में जो लिखा था वह मुझे मिल चुका था। मैं भला वो कार्तिक के बड़े में कैसे सोच सकती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी, टूटे हुए अरमानों की तरह। कार्तिक सुबह सुबह भगवान की पूजा करता था। सुबह सुबह कार्तिक भगवान की आरती करता तो दिल को बहुत सुकून मिलता था, लेकिन कार्तिक अभी मुझे नजर नहीं मिला था। जब भी बात करता तो नजरें नीचे ही रखना। पता नहीं इतना शर्मिला क्यों था। कभी कभी मैं सोचा होगी कि उसके लिए मेरे दिल में इज्जत और प्यार और भी ज्यादा बांट जाता, और वहीं देवराज मेरा पति ऐसे हरकतें कर देता जिससे मैं उसे और भी ज्यादा दूर हो जाती। एक दिन देवराज ने मुझे कहा कि मेरा नाइट सूट ला दो। कमरे में टीवी का शोर बहुत था, इसलिए मैंने देवराज की बात नहीं सुनी। उसने दूसरी बार मुझे कहा, तब भी मुझे सुने नहीं दिया। देवराज ने मुझे फिर इतने गुस्से में बुलाया कि जो शोर कमरे में था वो भी कम लगा देवराज की चिक सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई अपनी नई नवली दुल्हन से ऐसे कैसे बात कर सकता है? देवराज ने गुस्से से मुझे कहा कि तुम्हें कान वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देवराज छोटी सी बात को भी इतना बड़ा दिया करते थे कि मैं छहकर भी देवराज के करीब नहीं रहना चाहती थी। मेरे दिल में धीरे धीरे कार्तिक की मोहब्बत जगह ले रही थी। मुझे नहीं पता इस मोहब्बत का क्या हो रहा है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं कार्तिक को देखते रहती। कभी कभी मैं करती कमरे में चली जाती। जब मैं पहले बार कार्तिक के कमरे में गई थी तो मैं यह देखकर हैरान थी कि कार्तिक के कमरे में छोटा सा मंदिर है, और जब भी मैं कार्तिक के कमरे में जाती तो वो मुझे ज्यादातर मंदिर में भगवान जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा मिलता था। पता नहीं भगवान से ऐसी कौन सी चीज मांगा करता था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कोई चीज बहुत ही दिल से मांग रहा हो, और शायद उसे विश्वास हो कि भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। मैंने कार्तिक को आज तक हंसते हुए नहीं देखा था। जब भी देखा उदासी देखा। मुझे कार्तिक के बड़े में जन का शौक था कि भला कार्तिक इतना उदास क्यों राहत है। कभी कभी अपनी किस्मत पर बड़ा रोना आता कि जब मेरी शादी इसी घर में हनी थी तो फिर कार्तिक से क्यों नहीं। मैं अपने दिल के बदलते जज्बातों से खुद हैरान थी, क्योंकि मेरा दिल कार्तिक की तरफ खींचना राहत है कि मेरा पति देवराज मुझे प्यार नहीं करता था,
हर वक्त मुझे दूर। राहत शादी को 2 महीने हो बन चुके थे, लेकिन देवराज ने मुझे प्यार करना तो दूर, मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। कभी कभी दिल करता कि देवराज को सामने बिठाकर पूछूं कि तुमने मुझे शादी ही क्यों की थी, जब मुझे पत्नी का हक नहीं दे सकते। लेकिन फिर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे पता था देवराज का यही जवाब होगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो चली जो। क्योंकि देवराज को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं थी। एक दिन देवराज ने मुझे चाय के लिए कहाँ गलती से चीनी डालना भूल गई। जैसे ही देवराज ने चाय का एक से लिया तो गुस्से से चाय मेरी तरफ फेंक दी, और जैसे ही गरम गरम चाय मेरे पैरों पर आकर गिरी, मैं दर्द से तड़प उठी। देवराज उठकर मेरे पास आए और मुझे छोटी से पड़ते हुए गुस्से से बोले, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आई, बेवकूफ औरत, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी भी नहीं आई। मैं हर से देवराज का मुंह देखने लगी। कितना जालिम इंसान है यह। मैं तो देवराज को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, लेकिन देवराज ने मेरी एक छोटी सी गलती पर पीछे के किया कराए सब पर पानी फिर दिया था। मैं रोटी हुई कमरे से बाहर निकाल आई, तभी सामने ही मुझे कार्तिक नजर आ गया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो शायद मुझे मेरे रन की वजह पूछना चाहता था, लेकिन वो खामोश रहा। उसने मुझे कुछ नहीं पूछा, हालांकि मैं चाहती थी कि वह मुझे पूछे और मैं अपना सर दुख दर्द उसके सामने खोल कर रखूं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप आंसू पहुंचती हुई किचन में ए गई और अपने जेल हुए परा पर नारियल तेल लगा लिया। अगर मैं खाना बनती तब भी मुझे कार्तिक की पसंद का ही ख्याल होता, इसकी पसंद का खाना बनती। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूं, लेकिन मैं क्या करती, सब कुछ मेरे बस में नहीं था। सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। देवराज पूरा दिन कम किया, सिलसिले में बाहर होता, रात को घर आता, हर वक्त गुस्से में राहत, छोटी छोटी बटन पर चीखता चिल्लाता। कभी कभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता। मशरूम से ही कोशिश करती थी कि मैं इसे रिश्ते को निभाऊं, मगर मेरी सारी क्वेश्चन नाकाम हो चुकी थी। मैं दिल से रिश्ते को निभाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने घर जाकर यह नहीं कर सकती थी कि मुझे देवराज के साथ नहीं रहना, क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन भी मौजूद थी और मेरे माँ बाप को उसकी भी शादी करनी थी। हम गरीब लोग थे, मेरी शादी ही इतनी मुश्किल से हुई थी। फिर भला मैं कैसे का देती कि मुझे देवराज के साथ नहीं रहना, लेकिन देवराज के बुरे बर्ट ने मेरे दिल में दरार डाल दी थी, और फिर मैंने कोशिश करना ही बैंड कर दी। कार्तिक पढ़ाई पूरी कर चुका था और सरकारी नौकरी के चक्कर में इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। इसी चक्कर में कार्तिक का ज्यादा समय घर पर ही गुजरा था। मैं बस दिन कार्तिक को नजर भर के देखते रहती, मौका प्रकार उसके साथ बोलने की कोशिश भी करती। वो मेरी बटन का जवाब बस हूं हमें ही देता। उसकी बटन से लगता था कि जैसे वो मेरा बहुत सम्मान करता है। एक तरफ मेरा पति देवराज था, जिसे बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं थी। कभी कभी तो यह देखकर हैरत होती थी, क्या सच में ये दोनों सेज भाई हैं? दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। मेरा सफेद दूधिया रंग मूर्छने लगा था, लेकिन मेरे पति को तो मेरे बड़े में कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत हैरत हुई जब कार्तिक ने मुझे कहा कि आप अपना ख्याल रखा करें, कमजोर हो रही हैं। मैं हर से करते कम हूं। देखने लगी, हर वक्त तो नजर नीची राहत है, लेकिन उसे फिर भी मेरे बड़े में सब कुछ पता है। कार्तिक की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मुझे पता था कि मैं जो सोच रही हूं वह होना नामुमकिन है। मेरी शादी देवराज के साथ हो चुकी है, और अब यह मुमकिन नहीं कि मैं कार्तिक का साथ का सुकून। इसलिए मैं अपने दिल को अब समझने लगी थी कि देवराज ही मेरा नसीब है। उसे मैंने अंदर ही अंदर दफन कर दिया। मैंने सोचा, उसे रास्ते ही क्यों चलना जिसकी कोई मंजिल ना हो। अब मैं कार्तिक दोस्त के रूप में देखने लगी थी। मैं चाहती थी कि कम से कम कार्तिक से बातें करके अपने दिल का दर्द कुछ तो कम कर सकूं। लेकिन कार्तिक मुझे बहुत कम बात करता था, लेकिन जो भी एक दो बात करता, इससे मेरे दिल के जख्मों पर मरहम जाता था। एक दिन देवराज के जुल्मी से टांग आकर मैंने अपनी से पूछ लिया, मम्मी जी, क्या देवराज इस शादी से खुश नहीं थे? मेरी बात सुनकर मेरे सस एकदम से हक्का बाकर रह गई और हर बढ़कर बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उनके बात करने के अंदाज से लगा जैसे वह मुझे कुछ छुपा रही है। उन्होंने बात पलट दी और किसी दूसरे टॉपिक पर बात करने लगी, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि जरूर देवराज शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन इसकी क्या वजह थी, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने भी बात बादल दी और पूछा,
मम्मी जी, आप कार्तिक की शादी कब करेंगे? मैंने कहा। लेकिन मम्मी जी स्मार्ट लड़का है, फिर आप उसकी शादी क्यों नहीं करेंगे? मेरी बात सुनकर मेरे साथ में कहाँ जरूरी नहीं है? हर बात की वजह सबको बताई जाए। कार्तिक नहीं चाहता शादी करना, इसलिए मैंने भी उसे पर दबाव नहीं डाला है। बस इसके अलावा कोई और बात नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई। कार्तिक शादी क्यों नहीं करना चाहता था? उसके बाद मेरी एस ने कोई बात नहीं की और अपने केमोन में गई। मैं भी उठकर घर के केमोन में बिजी हो गई। लेकिन एक बात पर मुझे बहुत हैरत होती थी, और वो ये थी कि जब भी मैं कार्तिक के कमरे में जाती तो कार्तिक भगवान जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर पता नहीं माँ ही माँ में क्या मांग रहा होता था। उसके मांगने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वह बहुत ही कीमती चीज अपने भगवान से मांग रहा हो। मुझे बहुत हैरत होती थी और मैं जानना चाहती थी कि कार्तिक हर वक्त तो भगवान जी के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा राहत है, क्योंकि आजकल के लड़कों को तो पूजा पाठ में इतने दिलचस्प नहीं होती। एक दिन मैंने सोचा कि छुपकर कार्तिक पर नजर रखना चाहिए। कहानी ऐसा तो नहीं कि कार्तिक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए इतनी पूजा पाठ करता है। फिर मैं चुपकर कार्तिक पर नजर रखना लगी, लेकिन कार्तिक तो सचमुच उतनी ही पूजा पाठ करता था जितनी पहले करता था। मुझे कुछ समझ नहीं ए तथा मेरे सांस में इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी जितनी कार्तिक करता था। मैं अब वक्त बेवक्त तो कार्तिक के कमरे में जान लगी थी। कार्तिक भी पहले से ज्यादा मुझे बातें करने लगा था, लेकिन नजरें हमेशा नीचे ही रखना। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कार्तिक भी मुझे अपना दोस्त मानने लगा है। उसकी आंखों में मैंने अब भी उदासी अच्छी थी। कभी कभी तो मैंने उसकी आंखें सूजी हुई भी अच्छी थीं। ऐसा लगता था जैसे वो रात भर सोया नहीं है और रोता रहा है। मैं चाहती थी कि कार्तिक मुझे अपनी सारी बातें बताएं, अपना सर दुख मेरे साथ शेयर करें। लेकिन कार्तिक मेरे साथ बहुत कम बात करता था। मगर मैंने सोच लिया था कि कार्तिक के बड़े में सब कुछ जानकारी रहूंगी, और यह भी जानना चाहती थी कि कार्तिक शादी के लिए क्यों माना कर रहा है। मैंने अपने सा से कहा कि मम्मी जी, मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है, इसलिए मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। बहुत दोनों से नहीं गई, उनकी याद आ रही है। मेरे पति देवराज कम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और मैं से बात का फायदा उठाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं ए जाऊंगी। फिर मैंने अपना समाज पैक किया और टैक्सी से अपने माँ के घर चली आई। लेकिन मैं वहां पूरा दिन रुककर शाम को ही अपनी ससुराल वापस ए गई। उसे वक्त तक घर का गेट खुला होता था, इसलिए मैं चुप कैसे अंदर ए गई। मुझे अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा था। मैं दबे पांव चलती हुई कार्तिक के कमरे में ए गई और छुपकर बैठ गई। मैंने सोच लिया था कि अगर घर के अंदर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो मैं कह दूंगी कि माँ के घर मेरा माँ नहीं लगा, इसलिए जल्दी ए गई। जब मैं कार्तिक के कमरे में गई तो उसे समय कार्तिक कमरे में नहीं आया था। मैंने इस बात का फायदा उठाया और कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई कमरे में ए रहा है। मैं फौरन चुप गई। कार्तिक ने दरवाजा खोल और अंदर दाखिल हुआ। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहानी कार्तिक मुझे देखना ले, लेकिन शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैं से इंतजार में थी कि कार्तिक को कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पता चल जाए कि कार्तिक के माँ में क्या है। मैं भी सोच रही थी कि कार्तिक मंदिर की तरफ को बांट गया और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं कार्तिक की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। तभी मुझे कुछ सुने दिया। कार्तिक भगवान जी से कुछ मांग रहा था। आवाज बहुत ऊंची तो नहीं थी, मगर मुझे फिर भी सुने दे रही थी। कार्तिक जो अपनी प्रार्थना में मांग रहा था, उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे अपने नसीब पर रोना आ गया। मुझे ऐसा ग रहा था कि मैं अपना सर दीवार पर दे। मैरून कार्तिक अपनी प्रार्थना में जो मांग रहा था, मुझे उसे पर यकीन ही नहीं ए रहा था। क्या सच में यह हकीकत है? कार्तिक अपनी प्रार्थना में मांग रहा था कि वह जैसे लड़की से प्यार करता था, वह आज किसी और की पत्नी है जिससे शादी करना चाहता था। उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। उसने भगवान से हाथ जोड़कर कहा था कि वह उसे लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उसे लड़की से उसने शादी नहीं की क्योंकि वह उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे लड़की से शादी नहीं की। लेकिन भगवान, यह तूने कैसा खेल? कार्तिक की आंखों में आंसू थे और वो मेरे ही बड़े में बात कर रहा था। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल गई। यानी कि जिससे लड़के से मैं मोहब्बत करती थी, वो भी मुझे मोहब्बत करता था, और वह भी शादी से पहले ही। लेकिन कार्तिक ने मुझे शादी क्यों नहीं की? अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ
और मैं कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो गई। कार्तिक मुझे अपने सामने इस तरह अचानक देकर हड़बड़ा गया और बोला, भाभी, आप यहाँ? आप तो अपनी माँ के घर गई थी, फिर अचानक से कैसे? मैंने कहा, कार्तिक, मुझे तुम्हारी मोहब्बत लाई। मेरी बात सुनते ही कार्तिक चौंक गया और मुंह फिरकर खड़ा हो गया। बोला, भाभी ने बटन का कोई मतलब नहीं। अब आप मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी। मैंने कार्तिक अपनी तरफ घुमाया और कहा, नहीं करती, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूं। लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं अपनाया है। पता नहीं उसने मुझे शादी क्यों की थी। मैंने जब से तुम्हें देखा है, दिल में यही इच्छा होती नहीं कि तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला होता। लेकिन अब जानकर मुझे हैरत भी है और खुशी भी। तुम भी मुझे मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे एक बात जानी है कार्तिक, जब तुम्हें मुझे मोहब्बत थी तो तुमने मुझे शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कार्तिक ने अपनी सच्चाई बताई कि मैंने तुम्हें शादी में देखा था और इस वक्त तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपने घर में अपनी माँ को बताया था कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, कि तभी अचानक मेरी तबीयत तो खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद मैं कभी भी आप नहीं बन सकता था। मेरी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। ऑपरेशन हो गया, मेरी जिंदगी भी बैक गई, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं आप नहीं बन सकता था। और ऐसे हाल में मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी मोहब्बत 2 दिल में ही दफन कर लूंगा और तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन शायद भगवान को ऐन जान क्या मंजूर था कि उन्होंने इस लड़की को मेरे घर में मेरी भाभी बनाकर भेज दिया, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। अब रोज अपनी आंखों के सामने से देखा हूं और रोज भगवान से दुआ करता हूं कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल सुकून। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकलते ही नहीं। रोज भगवान से यही दुआ मांगता हूं, लेकिन जब तुम्हें देखा हूं तो मेरी मोहब्बत बढ़नी जाती है। मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। कार्तिक के मुंह से इतना सुना था कि मैं एकदम कार्तिक से लिपट गई, लेकिन कार्तिक ने मुझे झटका से दूर हटा दिया और कहा, नहीं सिया, यह गलत है। मैंने कार्तिक से कहा, लेकिन तुम्हारा भाई मुझे मोहब्बत नहीं करता। पता नहीं क्यों वह मुझ में पर जुल्म करता है। मुझे दूर दूर राहत है। आज देवराज ने मुझे पत्नी होने का हक नहीं दिया। और फिर कार्तिक ने देवराज की सच्चाई भी बताई। उसने बताया कि देवराज किसी लड़की से मोहब्बत करता था। वो लड़की भी देवराज से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब देवराज ने शादी की बात की, लड़की का असली चेहरा सामने आ गया। वो एक लालची लड़की थी और देवराज के रंग रूप की वजह से वह शोल्डर की इन्हें देवराज को ठुकरा दिया और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। कार्तिक ने यह भी बताया कि देवराज ने उसे लड़की से सच्ची मोहब्बत की थी और आज तक उसे लड़की को दिल से नहीं निकाल पाया है। वो आज भी शायद इस लड़की से प्यार करता है, तो शायद यही वजह है कि आज तक देवराज ने मुझे नहीं अपनाया है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब देवराज के साथ नहीं रहूंगी। फिर कार्तिक ने भी अपनी माँ को बता दिया कि सिया वही लड़की है जिसे मैं शादी करना चाहता था। सारी सच्चाई जान के बाद देवराज ने मुझे खुद ही तलाक दे दी और मेरी एस भी राजी हो गई थी। इस तरह मेरी और कार्तिक की शादी हो गई। कार्तिक मैंने उसकी कमी के साथ अपनाया, क्योंकि मुझे कार्तिक से मोहब्बत थी और कार्तिक भी मुझे दिलों जान से मोहब्बत करता है। आज हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? सिया का और कार्तिक का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसे ही और कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।